अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2016 की बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो चलें पहले हम देखते हैं कि बैलेंस शीट के लिए हमारे पास कौन कौन से आइटम्स हमें नेसेसरी मतलब चाहिए होते हैं, और वो हैं हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। ठीक है, तो ये तीन तरह की आइटम्स जो है, अकाउंटिंग आइटम्स हैं, वो हमें चाहिए होते हैं एक बैलेंस शीट को कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कैसे पहले मैंने इनकम स्टेटमेंट एक सेपरेट वीडियो में बनाई है। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर है, मौजूद है। ठीक है, और हम इसका जो है वो एक तरह मतलब रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है नेट सेल्स मतलब सेल्स थी 75,000 की, फिर हमने उसमें से सेल्स रिटर्न को जो है लेस किया था। ठीक है, तो हमारे पास नेट सेल्स आ गई थी 70,000 की। इसी तरीके से हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 50,000 आई थी, तो हमने 70 में से 50 माइनस किया, तो हमारे पास एक ग्रोस प्रॉफिट आ गया था 20,000 का। ठीक है, फिर हमने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर लेस किए थे इस 20,000 में से, और हमारे पास जो अदर इनकम है, जो कि कमीशन इनकम है, वो हमने ऐड अप कर दी थी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस था 5,000, और क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो एक तरीके से काउंटर मतलब एक इंश्योरेंस आपके इंश्योरेंस एक्सपेंस को कम कर देता है, तो जिसकी वजह से ये हमने लेस करके यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, कैसे कम करते हैं ये मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ। ये देखें 5,000, अब लेट सपोज कि आपके पास आपको जो है वो बिल आने वाला है कोई 5,000 का इंश्योरेंस का। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो कि उस बिल के आने से पहले एडवांस में इंश्योरेंस भर देते हो 3,000 की। ठीक है, तो जब वो बिल आएगा आपके पास 5,000 का, तो आप उस बिल वाले से पूछोगे कि भाई मुझे 5,000 का बिल क्यों बना के दिया, मैं ऑलरेडी 3,000 एडवांस में पे कर चुका था। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो क्या करेगा कि आपका जो बिल है उसमें से 3,000 लेस करके आपको 2,000 का बिल बना कर देगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपने जो इंश्योरेंस एडवांस में पे कर लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो है वो आपके आगे वाले एक्सपेंसेस को कम कर देगी। ठीक है, जैसे रेंट एक्सपेंस है, आपके आने वाला एक्सपेंस जो है वो कम हो जाएगा अगर आप रेंट एक्सपेंस इन एडवांस में पे कर दोगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमने इसको एक्सपेंस लिख लिया। ठीक है, फिर आपके पास है रेंट एक्सपेंस जो कि 20,000 है। इसकी रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, और ऑफिस सप्लाईज यूज्ड जो ही है हमने वो यहाँ पे लिखी थी 2,000 की। ठीक है, क्योंकि ये ऑफिस सप्लाईज यूज्ड का मतलब कि हम वो ऑफिस सप्लाईज जो कि ख़त्म हो गई, यूज्ड हो गई, तो उसको हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस था 10,000 का, फिर देन वी हैव और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन मशीनरी विच इज़ 3,000, और फिर हमारे पास कमीशन इनकम थी 19,000 की। ठीक है, कमीशन इनकम नहीं थी, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखें तो हमारे पास था अर्नड कमीशन 1,000। ठीक है, अर्नड कमीशन यहाँ पे ये 1,000, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल बताता है कि साल के एंड में क्या क्या आपके पास बच गया है। ठीक है, साल के एंड की एडजस्टमेंट्स बता रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास डेटा होता है ये पूरे साल का डेटा होता है। ठीक है, अब इसमें हो सकता है कि जो ड्राइंग्स हुई हो ये कुछ अप्रैल के महीने में हुई हो, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन इन आया हो ये हो सकता है कि कुछ ये जो एक्सपेंस है वो मई के महीने में कर रहा हो वो। ठीक है, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट होती है ये साल के बिल्कुल एंड की होती है। ठीक है, बिल्कुल एंड की, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अगर साल के एंड में हमारे पास अगर एडजस्टमेंट में ये डेटा गिवन है कि अर्नड कमीशन जो है वो 1,000 है, और यहाँ पर हमारे पास जो अर्नड कमीशन की वैल्यू 20,000 गिवन हो गई है, तो इसका मतलब क्या, अब हमारा जो है वो अर्नड कमीशन 20,000 से कम होकर 1,000 बच गया, तो इसका मतलब कि हमने 19,000 का कमीशन अर्न कर लिया। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे हम अपना अर्नड कमीशन इनकम जो हमारी, क्योंकि जो हमने कमीशन अर्न कर लिया वो बेसिकली हमारा रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू जो कि है हमने यहाँ पे अदर रेवेन्यू की हेडिंग डाल के, क्योंकि मैंने जो है अदर हेडिंग की हेडिंग नहीं डाली है, लेकिन आप जो है यहाँ पे अदर इनकम की या अदर रेवेन्यूज़ की हेडिंग डाल के यहाँ पे कमीशन इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, और ये पॉजिटिव में होगी। ठीक है, प्लस में होगी। तो जब यहाँ पे हमने 20,000 में से 2,000 देन 20,000 फिर 12,000 देन 10,000 देन 3,000 और फिर 19,000 को हमने ऐड अप किया, इन तीनों को माइनस किया 20,000 में से, इन चारों को बल्कि इन पाँचों को माइनस किया 20,000 में से, और 19,000 को ऐड किया, तो हमारे पास कितना आ गया 1,000। ठीक है, तो अब हम जो है शुरू करते हैं अपनी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हमारे पास है ये बैलेंस शीट का कुछ ये फॉर्मेट होता है। इसमें आप जो है रेहान एंड कंपनी, जिस कंपनी की बना रहे हो उसका नाम, एंड देन बैलेंस शीट, एंड देन फॉर द पीरियड एंडेड, जिस पीरियड की एंड में आप बना रहे हो या जिस पीरियड में बना रहे हो वो पीरियड। ठीक है,
सो यहाँ पर हम एक साइड पे हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं, दूसरी साइड पे हम अपनी लायबिलिटीज़ और कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। अभी दोनों साइड जो है वो एंड में बैलेंस होनी चाहिए आपकी, तभी जाके आपका क्वेश्चन सही, मतलब आपका आंसर जो है वो सही होगा, ठीक है। अब एसेट साइड पे हम दो तरह के एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, होते हैं करंट एसेट, दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो कि विद इन 1 ईयर के होते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज की कंपनी ने कोई इंश्योरेंस ले लिया, रिसीवेबल्स हो गए कंपनी के, ठीक है, या इन्वेंट्री हो गई जो कि विद इन 1 ईयर जो है कंपनी ने सेल आउट कर देनी है, तो वो एसेट जो है वो करंट एसेट्स होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे इसी तरीके से हमारी करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। ऐसी लायबिलिटीज़ जो कि कंपनी विद इन 1 ईयर पे कर देगी वो करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, और ऐसी लायबिलिटीज़ जो कि कंपनी 1 साल से ज़्यादा अरसे तक रखेगी अपने पास, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। इसी तरीके से यहाँ इसी ऐसे एसेट्स जो हमारे 1 ईयर से अबव के होते हैं, यानी कि 1 ईयर के से अबव जो हमारे पास ही रहेंगे वो एसेट्स, उनको हम नॉन करंट एसेट्स मानते हैं या फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हम अपने करंट एसेट्स देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से करंट एसेट्स बैलेंस शीट में मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारे पास कैश है, दिस इज कैश इज आवर करंट एसेट। अकाउंट रिसीवेबल्स 30,000, इन्वेस्टमेंट इज आवर करंट एसेट, ठीक है, 25,000 की। एंड देन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम ये वाली नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो एंडिंग का बैलेंस है वो ये है कि बिल्कुल जो मतलब साल का जब एंड हो गया है तब हमारे पास कुछ ये बैलेंसेस बचते हैं, और ये जो है हमारे पूरे साल के बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। तो और ये जो है हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, ये डेबिट बैलेंस है यहाँ पर, और यहाँ पे जो है वो क्रेडिट बैलेंस, और ये दोनों चीज़ें आपस में बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। 1,95,000 और ये टोटल 1,95,000, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस है बेसिकली हमारे पास जो कि यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। फिर आप देखें कि हमारे पास जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 15,000 हम ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये बता रहा था कि साल के स्टार्टिंग में हमारे पास 15,000 थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ठीक है। अब एसेट्स क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2015 का बना रहे हैं, तो हम देखेंगे कि दिसंबर की 2015 के एंड वाले साल, मतलब साल के एंड में हमारे पास क्या चीज़ एज अ एसेट हमारे हाथ में है, ठीक है। तो हमारे हाथ में जो है वो क्या चीज़ है अभी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन December 31, 2015 रुपीज़ 5,000। तो हम ये वाली मर्चेंडाइज लेंगे, क्योंकि ये वाली मर्चेंडाइज जो है वो हमारे हाथ में, यानी कि अब पड़ी हुई है हमारे पास 5,000 की पड़ी है, हमारे पास 15,000 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं पड़ी, वो हमने सोल्ड कर दी, ठीक है, सेल आउट कर दी, ठीक है। तो हम 5,000 की इन्वेंट्री लेंगे जो कि एक्चुअल में हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री और जो कि हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। तो ओबियसली हम वही उसको एसेट मानेंगे, क्योंकि अगर हम इन्वेंट्री को 15,000 लिख लेते हैं तो ये डिस्टोर्ट कर देगा, क्योंकि 15,000 की इन्वेंट्री है नहीं हकीकत में 15,000 की इन्वेंट्री नहीं है, और 5,000 की इन्वेंट्री पड़ी हुई है हमारे पास, तो ऑब्वियसली हम 5,000 की इन्वेंट्री लेंगे, ठीक है। फिर आपके पास करंट एसेट्स में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद ऑफिस सप्लाईज 4,000 के थे, ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है कि ऑफिस सप्लाईज जो है वो 2,000 की यूज्ड हो गए, यानी कि अब हमारे पास कितने के बच गए, अनयूज्ड जो कि यूज नहीं हुए ऑफिस सप्लाईज वो 2,000 के बच गए, ठीक है। कि 4,000 के टोटल ऑफिस सप्लाईज थे, उसमें से 2,000 के ऑफिस सप्लाईज यूज्ड हो गए, ठीक है। तो हमने उनको एक्सपेंस आउट कर दिया, तो वो निकल के 2,000 के ऑफिस सप्लाईज, बाकी जो बच गए कितने के बच गए, 2,000 के बच गए, ठीक है, क्योंकि 4,000 के टोटल थे माइनस 2,000, देन वी विल हैव 2,000, ठीक है, ओनली। तो 2,000 के मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बच गए। इसके बाद है आपके पास ऑफिस सप्लाईज के बाद है मशीन 40,000, और फिर मशीन 40,000 है, और ऑब्वियसली जो है यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 3,000 है, तो इसका मतलब क्या, इसको जो है वो डेप्रिशिएट करके लिखोगे, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 की, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है सैलरीज एक्सपेंस है कितना, नो दिस इज नॉट द एसेट, ठीक है। और उसके अलावा जो है लेट मी सी, इसके अलावा हमारे पास और कोई एसेट नहीं है, मगर अगर फिर भी होगा तो हम उसको उस वक्त देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनाना। तो जैसा कि आप देखें कि मैंने यहाँ पे करंट एसेट्स की हेडिंग डाल दी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैश को रिकॉर्ड करते हैं, और कैश के रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ पे कैश एज इट इज ही लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये कैश आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारे पास कहीं बैड डेट्स तो नहीं है, अगर बैड डेट्स हैं तो हमने अकाउंट रिसीवेबल में से एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, यानी कि उन बैड डेट्स निकालने, ठीक है, उनको राइट डाउन करना है बैड डेट को, ठीक है। और आई मीन अकाउंट रिसीवेबल को राइट डाउन करना है, क्योंकि अगर अकाउंट रिसीवेबल जब राइट डाउन इसी तरीके से होते हैं कि आप जो इनको बैड डेट्स लेस करते हो, ठीक है, इनको बेसिकली इम्पेयरमेंट एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। सो अब आपके पास जो है अनअर्न्ड है, ऑफिस सप्लाईज है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है। बैड डेट्स यहाँ पर कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही, तो उसका मतलब बैड डेट एक्सपेंस नहीं है, ठीक है।
तो हम सिंपल जो है वो अकाउंट रिसीवेबल्स इसको एज इट इज ही लिख लेंगे, ठीक है, 30,000 से। तो हमने यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल भी रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारे पास देखते हैं कि कौन सा दूसरा एसेट है, और दूसरा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट 25,000 की, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट भी हम एज इट इज ही यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आ गई 25,000 की। अब हम देखते हैं कि और दूसरा कौन सा हमारे पास एसेट है। तो हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, तो ये वाला लेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 5,000, ठीक है। हम इसे लिख लेते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को 5,000 से मतलब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 5,000 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा कौन सा नॉन करंट एसेट है, ठीक है, नॉट नॉन करंट, करंट एसेट। तो दूसरा हमारे पास करंट एसेट ऑफिस सप्लाई से जिनमें जो कि 4,000 का था हमारे पास पहले, ठीक है। जब साल का मतलब साल स्टार्ट हुआ था जनवरी में 4,000 था, लेकिन हमें साल के एंड में पता चला कि ऑफिस सप्लाईज 2,000 का यूज हो गया है। तो अनयूज्ड जो कि ऑफिस सप्लाईज कितना हो गया, यानी कि जो ऑफिस सप्लाईज अभी हमारे पास पड़ा हुआ है ऑफिस के अंदर, वो हो गया 2,000 का, ठीक है। तो 4,000 में से माइनस कर देंगे 2,000, तो ये 2,000 का ऑफिस सप्लाईज बच गया। तो जो बच गया वो हमारा एसेट है, जो चला गया वो एक्सपेंस है, ठीक है। तो जो बच गया ऑफिस सप्लाईज वो कितने का है, 2,000 रुपये का, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपके पास ये अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज भी आ गया। अब देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास और कौन सा एसेट है, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है वो एडजस्टमेंट में प्रीपेड इंश्योरेंस है कितना 3,000 का, ठीक है। तो हम इसे भी प्रीपेड इंश्योरेंस, चूँकि ये एसेट होता है हमारा, और एसेट हर वो चीज़ को हम एसेट बोलते हैं जो कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे, और प्रीपेड इंश्योरेंस ऑब्वियसली हमें फ्यूचर में जाके बेनिफिट देगा, ठीक है। वो हमारे जो इंश्योरेंस एक्सपेंस को घटा देगा, ठीक है। जिस तरह हमने इनकम स्टेटमेंट में प्रीपेड को मतलब प्रीपेड को लेस कर दिया था हमारे कौन से इंश्योरेंस एक्सपेंस से, ठीक है। सो ये इंश्योरेंस एक्सपेंस को घटा दिया हमारी इनकम स्टेटमेंट में, हमने अभी देखा था इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास प्रीपेड एसेट, प्रीपेड जो कि वो एज अ एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा, तो एक माइनर मिस्टेक हो गई है कि ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ प्रीपेड इंश्योरेंस, दिस इज इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है। ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है कितने का 3,000 का, ठीक है। अब क्या है कि इंश्योरेंस हमारे पास एक्सपेंस कहाँ गया, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे पास 5,000 का था, ठीक है। ये हमारे पास साल की मतलब कि साल की बिगिनिंग वाले मंथ्स में ये हमारे पास 5,000 का था, ठीक है, रिकॉर्डेड। लेकिन साल की एंड में हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया 3,000 का, ठीक है। इसका मतलब कि ये 2,000 से कम हो गया, ठीक है। तो हमारा जो इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है 5,000 से कम होकर 3,000 तक पहुंच गया, तो इसका मतलब कि 2,000 जो है हमने एडवांस में पे कर दिया। तो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 3,000 नहीं बल्कि 2,000 है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम जो है यहाँ पर बैलेंस शीट में थोड़ी करेक्शन कर लेते हैं, विच इज़ दिस इज़ नॉट वेयर इज इट इज दिस इज यहाँ पे ये जो है वो 2,000 आएगा और यहाँ पर ये 3,000, ठीक है। तो हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो 3,000 का हुआ टोटल, और प्रीपेड जो है प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमारा 2,000 का है, ठीक है। ये मिस्टेक जो है मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट वाली वीडियो में भी कर ली है, एंड सो आई विल जस्ट करेक्ट इट, ठीक है। तो दिस इज द इनकम करेक्टेड वर्जन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और अब हमारे पास जो बैलेंस शीट है उसमें भी हम प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 2,000 की रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास जो है इसके अलावा हमारे पास तमाम एसेट्स हमने करंट एसेट जो है हमने लिख लिए। अब हम देखते हैं नॉन करंट एसेट कौन से हैं, ठीक है। सो नॉन करंट एसेट्स हमारे पास यहाँ पर मशीन कहाँ गई, हमारे पास मशीन है 40,000 की, ठीक है। और डेप्रिसिएशन कितना हुआ है मशीन के ऊपर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इज मशीन इज ऑन 2,000, बट हमारे पास जो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है वो 3,000 है, ठीक है। तो ये जो है एंडिंग का बैलेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 3,000 एंडिंग में हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया था। तो जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जब एंट्री बनाते हैं तो क्या करते हैं कि डीपी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, ठीक है। और अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन को हम जब क्रेडिट करेंगे कितने से 3,000 से, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्रेडिट पे अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा,
और दूसरा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, जो कि साल की बिगेनिंग में था, बिगेनिंग वाले मंथ्स में था, ठीक है। तो जब हम इसका टी अकाउंट बनाएंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का, तो ये टी अकाउंट में हमारे पास अब दो बैलेंसेस आ गए क्रेडिट साइड पे, ठीक है। एक तो 2000 वाला, ठीक है, 2000 का वाला जो कि साल के कुछ बिगेनिंग मंथ्स में था, ठीक है, 2000। और दूसरा जो है हमारे पास 3000 का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल साल के एंड वाले मंथ्स का था, ठीक है। तो ये मतलब बिल्कुल साल के एंड जनवरी, सॉरी नॉट जनवरी, दिसंबर 31 2015 पर जो है ये हमारे पास अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया 3000 का मजीद, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे एक और हम जो अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन कि यहाँ पे एंट्री डाल देंगे, तो ये टोटल अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 5000 का, ठीक है। तो यानी कि अब टोटल हम अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास 5000 का आ गया, ठीक है, 5000, और ये भी साइड बैलेंस हो जाएगी 5000 से, ठीक है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे एक टी अकाउंट बनाकर आपको समझा दिया कि अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन 2000 प्लस डेप्रिसिएशन यहाँ पर एक्सपेंस जो है वो 3000, और ये जो बनाई मैंने ये एडजस्टिंग एंट्री है, ठीक है। तो 3000 प्लस 2000 दिस विल बी अवर 5000, तो यानी कि 40,000 में से हम 5000 लेस करेंगे, तो हमारे पास जो है वो मशीन की एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉन करंट एसेट की हेडिंग डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम जो अपनी मशीन को रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। और हमारी जो मशीन थी वो 40,000 की है, और इसमें से हम लेस कर देंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 5000, तो कितना बच गया 35,000, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम अपनी टोटल एसेट्स रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है, टोटल एसेट्स। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट आवर टोटल एसेट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 7000 है, 7000 फिर 30,000, देन वी हैव 25,000 एंड देन 5,000 and then 2,000 and then 2,000 again and then we have 35,000 as our fixed asset। तो ये आ गया टोटल 1,06,000, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 7,000, 30,000, 25,000, 5,000, 2,000, 2,000 और 35,000 को एडअप कर दिया, तो हमारे पास ये टोटल आ गए, टोटल एसेट्स आ गए 1,06,000 के, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी टोटल एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं 1,06,000 के, ठीक है। तो ये आ गए हमारे टोटल एसेट्स। अब हम अपनी लायबिलिटीज और कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें एज अ लायबिलिटी यहाँ पे मौजूद है। तो लायबिलिटीज जब भी बढ़ती हैं तो हम इसे कहाँ क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो उसका मतलब लायबिलिटीज हमें कहाँ मिलेंगी, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पर, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पर हमारे पास कौन कौन सी लायबिलिटी है, सबसे पहले तो हमारे पास है अर्नड कमीशन, जो कि हम ये वाला नहीं उठाएंगे, हम जो हमारे पास एक्चुअल में बच गया था एंड में साल के वो वाला उठाएंगे। जो एक्चुअल में बच गया था वो कितना था 1000, तो अर्नड कमीशन कितने का लिखेंगे हम 1000 का, ठीक है। फिर हमारे पास अकाउंट्स पेबल 15,000 के, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टिंग एंट्री तो नहीं है, ठीक है। तो अकाउंट पेबल हम एज इट इज 15,000 का लिख लेंगे। फिर हमारे पास है कैपिटल है, दिस इज नॉट द लायबिलिटी। और फिर हमारे पास यहाँ पे नोट्स पेबल है 33,000 का, ठीक है। तो 33,000 का यहाँ पे हम नोट्स पेबल लिख लेंगे। 3 लायबिलिटीज मिली है हमें, एक अर्नड कमीशन, दूसरा नोट्स पेबल, तीसरा अकाउंट्स पेबल। तो सबसे पहले हम इन तीनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये 3 लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर ली। एक है हमारा अर्नड कमीशन जो कि 1000 है, ठीक है, क्योंकि वो जो 20,000 था पहले, 19,000 हमने अर्न कर लिया, तो कितना बचा, सिर्फ 1000 रुपीज़ बच गया, ठीक है। अनअर्नड जो हमने अभी तक अर्न नहीं किया वो कितना है 1000 रुपीज़, यानी कि वो पेबल है। अब जब इसके अगेंस्ट हम जब सर्विसेज देंगे तब जाके ये अर्न होगा, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज अर्नड कमीशन इज, ठीक है। देखिए अर्नड कमीशन क्या होता है कि कमीशन पहले तो हम बात करते हैं कि कमीशन कौन लेता है। कमीशन बेसिकली ब्रोकर्स लेते हैं या जो सेल्स पर्सनस होते हैं वो लेते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि एक स्टॉक ब्रोकर है, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर यानी कि जो शेयर्स वगैरह खरीदता है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स, ठीक है, क्योंकि वो लाइसेंस होता है, उसका लाइसेंस होता है। और जो एक्सचेंज है जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, वो उनको रिकग्नाइज कर रहा होता है, ठीक है, उनको पता होता है कि ये कौन है, तो उनके पास रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस होता है, तो जिसकी वजह से वो खरीद सकते हैं स्टॉक्स। तो वो जब एक्सचेंजेस से खरीदते हैं स्टॉक्स अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, तो वो अपने क्लाइंट से ही कुछ रकम लेते हैं एज अ कमीशन, ठीक है। उस रकम को हम कमीशन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज कि क्लाइंट ने उससे कहा कि भाई हम मुझे एक 100 शेयर्स खरीद के दो, तो बोलेगा कि हर शेयर पे मैं आपसे ₹1 कमीशन दूंगा, ठीक है, यानी कि 100 रुपये टोटल कमीशन मैं आपसे दूंगा, ठीक है। तो 100 रुपये वो कमीशन
मतलब 100 रुपये जो उसने एक्स्ट्रा लिए मुझे चीज़ मेरे स्टॉक खरीदने पर, वो एज अ उसका कमीशन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने ये 100 रुपये जो है उनको एज एडवांस ही दे दिया, ठीक है। उस ब्रोकर को, स्टॉक ब्रोकर को मैंने 100 रुपये एडवांस में ही पे कर दिया, ठीक है। वो जो मैंने एडवांस में पे किया है, क्योंकि अभी तक उसने मेरे शेयर्स खरीदे नहीं है, तो उसका मतलब कि वो एडवांस उस ब्रोकर के लिए अर्नड होगा, और वो अर्न तब होगा जब वो मुझे शेयर्स खरीद के देगा, ठीक है। क्योंकि उसको मैंने एडवांस में पे कर दिया, तो वो उसके पास कैश तो आ गया, लेकिन वो कैश उसने अभी तक अर्नड नहीं किया, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट अर्नड इज। तो अर्नड हमारे पास हमने जो है बाकी सर्विसेज दे दी, 19,000 की सर्विसेज हमने दे दी, तो वो कैश हमारे पास अर्नड हो गया, ठीक है। बाकी 1,000 रुपये जो हमारे पास कैश पड़ा है, उसके अगेंस्ट हमने कोई सर्विस अभी तक दी नहीं है, तो इसका मतलब ये अभी भी अर्नड है, यानी कि हमने यहाँ पर ये सर्विस देनी है, तभी जाके कमीशन जो है वो अर्नड होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अकाउंट्स पेबल है और नोट्स पेबल है 33,000 का। फिर हमारे पास लेट्स सी व्हाट एल्स इज हियर, ठीक है। सो अभी आपके पास जो है यहाँ पर अकाउंट्स पेबल, यहाँ पर सैलरीज एक्सपेंस लिखा हुआ है, चूँकि 10,000 का है, ठीक है। अब अगर मैं सैलरीज एक्सपेंस की एक एडजस्टिंग एंट्री बनाऊँ तो क्या बनेगी कि सैलरीज एक्सपेंस जो है मैं इसको डेबिट कर दूंगा, ठीक है, और मैं इसके अगेंस्ट सैलरीज पेबल क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि अभी तक पे नहीं हुई। ये हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस तो हैं, लेकिन ये अभी तक पेड नहीं की गई, ये अभी तक पेबल हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये पेबल हैं, तो मैं इसको करंट लायबिलिटी में अपनी रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर इक्विटीज़। तो इक्विटीज़ में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास कैपिटल आता है, कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं नेट इनकम हमारी या नेट लॉस, ठीक है। नेट लॉस होगा तो वो लेस हो जाएगा, और फिर हम जो है उसमें से ड्राइंग्स को लेस कर देते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स जो है वो पैसा होता है जो कि एक पर्सन यूज़ के लिए हमारा सोल प्रोप्राइटर निकालता है, ठीक है। और वो इक्विटीज़ में से, यानी कि उसके अपने कैपिटल में से निकालते, तो ऑब्वियसली वो अगर जब कैपिटल में से निकालेगा तो कैपिटल में से हमने लेस करेंगे, ठीक है। तो हमने कैपिटल के यहाँ पे 50,000 पॉजिटिव में लिखा है, और हमने नेट प्रॉफिट को भी पॉजिटिव में लिखा है, ठीक है, प्रॉफिट। और अब हमारी जो ड्राइंग्स है वो 4,000 की है, ठीक है। तो 4,000 जो हम यहाँ पे नेगेटिव में लिखेंगे। तो हमने इस तमाम अपने आइटम्स, बैलेंस शीट आइटम्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ इसको जो है वो सम कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी ये बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हमारा 1,000, देन प्लस 15,000, देन प्लस 33,000, देन प्लस 90,000, sorry not 90, this is 10, ठीक है। so 10,000, then plus 50,000, then plus 1,000, then plus 4,000 is equal to, तो ये आ गया हमारा 106, ठीक है, 1,66,000, ठीक है। 1 प्लस 15 प्लस 33 प्लस 10 प्लस 50 माइनस प्लस 1 फिर माइनस 4, ठीक है, 4,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ड्राइंग्स है ये माइनस में, तो मैं इसको फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिटी इसको मैं ब्रैकेट में लगा देता हूँ ताकि ये माइनस में आ जाए, ठीक। तो इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको जो हम बैलेंस करके लिख लेते हैं 1,600, सॉरी वो 1,66,000, सॉरी 1,06,000, ठीक है, बैलेंस हो गई। सो हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।